नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्थस्कोप एकेडमी पर। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है उद्योग। जी हाँ। हम समझेंगे कि ये क्या है, इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है, ये काम कैसे करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव है। और आगे बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है कि हमारी चर्चा का जो आधार है वो NCERT की ज्योग्राफी की किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग शब्द जब हम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तस्वीर आती है। चिमनी से धुआं निकलता हुआ। बिल्कुल। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ फैक्ट्रियों तक ही सीमित है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उद्योग का मतलब है कोई भी ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसमें या तो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो, या खनिजों को निकाला जा रहा हो, या फिर कोई सेवा दी जा रही हो। अच्छा, तो इसका दायरा काफी बड़ा है। जी, लेकिन आज हम जिस पर खास ध्यान देंगे वो है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, इसे द्वितीय गतिविधि भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। इसमें कच्चे माल को लोगों के लिए ज्यादा कीमती चीजों में बदला जाता है। ज्यादा कीमती मतलब मूल्य जोड़ना या वैल्यू एडिशन। एग्जैक्टली। जैसे किताब में एक उदाहरण है लुगदी का। हाँ। लुगदी से कागज बनता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर उसी कागज से जब नोटबुक बनती है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। समझ गया। तो हर स्टेप पर वैल्यू ऐड हो रही है। जी, यही विनिर्माण का मूल काम है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि विनिर्माण एक द्वितीयक गतिविधि है जो कच्चे माल में मूल्य जोड़ती है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि उद्योगों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है? मतलब इनके कितने प्रकार होते हैं? इन्हें बांटने के मुख्य तौर पर 3 आधार है। 3? कौन कौन से? पहला है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, दूसरा है आकार या साइज, और तीसरा है स्वामित्व मतलब ओनरशिप। ठीक है, तो पहले कच्चे माल से शुरू करते हैं। हाँ, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कृषि आधारित। कृषि आधारित मतलब जो खेती से मिलने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, सूती कपड़े का उद्योग, डेयरी, चमड़ा उद्योग, ये सब। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है खनिज आधारित। ये वो प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों को मतलब मिनरल ओर्स को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। हाँ, या फिर सीमेंट उद्योग। ये दूसरे उद्योगों के लिए भी कच्चा माल तैयार करते हैं। और क्या है? फिर है समुद्र आधारित, जो समुद्र से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मछली का तेल बनाना। जी, और आखिर में वन आधारित, यानी जो जंगलों से मिलने वाले उत्पादों पर निर्भर हैं। कागज, फर्नीचर या दवाइयां बनाना। बिल्कुल सही। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये उद्योग अक्सर अपने कच्चे माल के स्रोत के पास ही लगाए जाते हैं। हाँ, ये तो है, ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। सही। अब आते हैं दूसरे आधार पर, यानी आकार। जी, आकार का मतलब है कि कितनी पूंजी लगी है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना उत्पादन हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? इसमें 3 हैं। सबसे छोटे होते हैं कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज। अच्छा, जैसे कुम्हार का काम या टोकरी बनाना। हाँ, जहाँ दस्तकार अपने परिवार की मदद से घर पर ही चीजें बनाते हैं। इसमें तकनीक और पूंजी बहुत कम लगती है। ठीक है, फिर इससे बड़े? इससे बड़े होते हैं लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल। इसमें थोड़ी ज्यादा पूंजी और छोटी मशीनों का इस्तेमाल होता है, जैसे रेशम की बुनाई हो गई या कोई छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। और सबसे बड़े? वो हैं बड़े पैमाने के उद्योग या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कार बनाने वाली कंपनियां। बिल्कुल। इनमें बहुत भारी निवेश होता है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और उत्पादन भी बहुत बड़े स्केल पर होता है। तो ये हो गया आकार के आधार पर। अब तीसरा आधार बचा स्वामित्व। हाँ, ओनरशिप मतलब उद्योग का मालिक कौन है। ये भी कई तरह का होता होगा। जी, पहला है निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर, जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति या कुछ लोगों का समूह होता है। सही, जैसे टाटा या रिलायंस। फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। सरकारी कंपनियां। हाँ, जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार करती है, जैसे HAL या सेल। ठीक है। और एक होता है संयुक्त क्षेत्र यानी जॉइंट सेक्टर, जिसमें सरकार और निजी दोनों की हिस्सेदारी होती है। बिल्कुल। मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था। और एक सहकारी क्षेत्र भी तो होता है। हाँ, कोऑपरेटिव सेक्टर। ये बहुत खास है। इसमें मालिक कौन होता है? इसमें कच्चे माल के उत्पादक या फिर मजदूर, वो लोग मिलकर उद्योग के मालिक होते हैं और उसे चलाते भी हैं। अच्छा,
जैसे अमूल? एकदम सही। अमूल और सुधा डेयरी ये सहकारी क्षेत्र के सबसे सफल उदाहरण हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो हमने वर्गीकरण समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि कोई भी उद्योग कहीं भी क्यों नहीं लग जाता? मतलब किसी इंडस्ट्री की लोकेशन किन बातों पर निर्भर करती है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कच्चा माल, मजदूर यानी लेबर, पूंजी, बाजार, पानी, बिजली, परिवहन और जमीन भी। हाँ, तो उद्योग वहीं लगाए जाते हैं जहां ये सभी कारक या इनमें से ज्यादातर आसानी से और सस्ते में मिल जाएं। लेकिन सरकारें भी तो इसमें भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, सरकारें अक्सर पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। सब्सिडी की तरह। हाँ, जैसे बिजली के बिल में रियायत दे दी या ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम कर दिया, ताकि देश का संतुलित विकास हो सके। ठीक है, तो मान लीजिए सही जगह मिल गई, फैक्ट्री लग गई, अब वो काम कैसे करती है? इसका कोई सिस्टम होता है? हाँ, इसे औद्योगिक तंत्र या इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। औद्योगिक तंत्र। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं: इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए कपड़े की मिल है, तो इनपुट क्या होगा? कच्चा माल यानी कपास। साथ में मजदूर, जमीन, पैसा, बिजली, ट्रांसपोर्ट, ये सब इनपुट हैं। और प्रक्रिया? प्रक्रिया वो सारे काम हैं जो कपास को शर्ट में बदलते हैं, जैसे गिनिंग, कताई, बुनाई, फिर रंगाई और छपाई। अच्छा, और आउटपुट? आउटपुट हुआ आपका अंतिम उत्पाद, यानी वो शर्ट, और उस शर्ट को बेचकर जो आमदनी हुई वो भी आउटपुट है। तो ये एक तरह का साइकिल है। जी, एक चक्रीय प्रक्रिया जो निवेश को लाभ में बदलती है। तो इन सब वजहों से उद्योग कुछ खास इलाकों में इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, जिन्हें हम औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल रीजन्स कहते हैं। दुनिया में ऐसे प्रमुख क्षेत्र कहाँ-कहाँ हैं? वैश्विक स्तर पर देखें तो पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया में ये क्लस्टर्स ज्यादा हैं। और भारत में? भारत में मुंबई पुणे क्षेत्र, बैंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ भी। जी हाँ, और विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट भी। और ये क्षेत्र अक्सर कोयला खदानों और बंदरगाहों के पास होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए जो कोयले से मिलती है, और व्यापार के लिए बंदरगाह चाहिए। चलिए अब कुछ खास उद्योगों पर बात करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। इसे रीढ़ की हड्डी वाला उद्योग क्यों कहा जाता है? इसे फीडर उद्योग भी कहते हैं। फीडर उद्योग? हाँ, क्योंकि इसके जो उत्पाद है, मतलब लोहा और स्टील, वो दूसरे कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। सही बात है। मशीनें, गाड़ियां, पुल, इमारतें, सब में स्टील लगता है। बिल्कुल, इसकी प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। इसमें लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर को एक साथ ब्लास्ट फर्नेस में बहुत ज्यादा तापमान पर गलाया जाता है। और भारत में इसका सबसे बड़ा नाम है टिस्को। हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में। इसकी स्थापना 1907 में साकची नाम की जगह पर हुई थी। और उसकी लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। जी, उसे सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों से पानी मिल जाता था। पास में ही लोहा और कोयले की खदानें थी। और रेलवे की सुविधा भी थी, कालीमाटी स्टेशन से। सही, इसीलिए इसकी तुलना अक्सर अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर से की जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। ये भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये देश के औद्योगिक उत्पादन का करीब 14% हिस्सा है। और रोजगार? रोजगार के मामले में ये खेती के बाद दूसरे नंबर पर है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और देश की विदेशी मुद्रा आय का लगभग 24% और जीडीपी का 4% हिस्सा इसी उद्योग से आता है। हमारे कपड़े के मुख्य खरीदार कौन-कौन से देश हैं? जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, कई बड़े देश हैं। इस उद्योग की एक खास बात भी बताई गई। हाँ, और वो ये है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक हर चरण में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। मतलब हम कपास उगाते भी हैं, कपड़ा बनाते भी हैं और उसे बेचते भी हैं। बिल्कुल, पूरी वैल्यू चेन हमारे अपने देश में है। ठीक है, अब एक ऐसे उद्योग की बात करते हैं जो आज के दौर की पहचान है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी। आईटी इंडस्ट्री। ये पारंपरिक उद्योगों से जैसे स्टील या कपड़े से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आईटी का काम है सूचना का भंडारण करना, उसे प्रोसेस करना और उसे बांटना।
इसका वैश्विक केंद्र तो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है। जी, और भारत का केंद्र है बैंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इसकी सफलता के पीछे जो कारण है वो पारंपरिक उद्योगों से अलग है। जैसे नवाचार यानी इनोवेशन, लागत, कुशल लोग और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लोहे इस्पात की तरह जमीन और कच्चे माल पर नहीं बल्कि ज्ञान पर आधारित उद्योग है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की क्या भूमिका बनती है? भूमिका बहुत बड़ी और बहुआयामी है। सबसे पहले तो रोजगार, जैसा हमने देखा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। जी। दूसरा है विदेशी मुद्रा। हम स्टील, कपड़े, सॉफ्टवेयर ये सब निर्यात करके डॉलर कमाते हैं। और राष्ट्रीय आय में भी इनका बड़ा योगदान है। हाँ, जैसे भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है। हम लगभग 32.8 मिलियन टन उत्पादन करते हैं। और एक फैक्ट ये भी है कि 2004 में भारत स्टील का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था। जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो सर, इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष यह है कि उद्योग किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वो नींव है जिस पर देश का विकास खड़ा होता है। दूसरी बात, भारत के विकास के लिए टाटा स्टील जैसे पारंपरिक उद्योग और आईटी जैसी आधुनिक इंडस्ट्री दोनों ही बहुत जरूरी हैं। हमें एक संतुलन बनाना होगा। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, भविष्य को लेकर। वो क्या है? हमें आर्थिक विकास को स्थायी प्रथाओं यानी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ना होगा, ताकि विकास भी हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, यही आगे का रास्ता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा उद्योगों पर। उम्मीद है इससे काफी कुछ साफ हुआ होगा। धन्यवाद। आज बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। अगर इस विषय पर कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल अर्थस्कोप एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।